हेलो एंड वेलकम टू द एचजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा और हम 11th क्लास सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम 4th चैप्टर पे है जो है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ओके, इसमें हमने ऑलरेडी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये टॉपिक जो था वो कवर कर लिया। उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फीचर्स क्या है, क्लॉजेस क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ओके, उसमें कौन से क्लॉसेस है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आज स्टार्ट करने वाले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA। सो आज हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AOA, व्हाट आर द क्लॉजेस इन AOA और ये क्या काम करता है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द AOA। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि AOA इज अ सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। AOA इज अ सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इट इज बाय लॉ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर होम, फॉर डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इनके लिए वो डॉक्यूमेंट खास तौर से बनाया हुआ है कि उनमें दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन में है जो काम कैसे होगा, उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उनके पास क्या पावर्स रहेंगी, उनके पास उनको क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी रहेंगी, ये सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट में मेंशन रहेंगी। ओके, दिस इज सेकेंडरी डॉक्यूमेंट फॉर अस। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली क्या दिया गया है, रूल्स रेगुलेशंस पावर्स एंड ड्यूटीज जो मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखने पड़ते हैं, वो उन्हें परफॉर्म करना है ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर देम दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड फॉर अस इट इज अ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। ओके, ठीक है। सो थोड़ा देख लेते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके टेक्स्ट बुक में दिया क्या है। ओके, थोड़ा बेसिक आइडिया तो अब हमें आ चुका है, तो इन डेप्थ थोड़ा देख लेते हैं। ओके, so article of association is the second most important document which need to be filed with the ROC. Second most important document which needs to be filed with the ROC. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ ये डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ता है, विच इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ओके, सो थोड़ा ये भी देख लेते हैं क्या है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच नीड टू बी फाइल्ड विद ROC। जब आप MOA फाइल करते हो, जब आप MOA के डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो ROC बोलता है कि यस ये कलेक्ट है, बट दूसरा डॉक्यूमेंट कहाँ है, मतलब उसी टाइम पे आपको AOA का डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है। सेम टाइम पे दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। ओके, दिस डॉक्यूमेंट इज सबऑर्डिनेट सेकेंडरी टू द मेमोरेंडम। ओके, subordinate or secondary to the memorandum. It is like bylaws of company as it contains rules and regulations that govern the internal management of the company. By law it contains, by law मतलब क्या, it contains rules and regulations that governs the internal management. किसके लिए है रूल्स एंड रेगुलेशंस? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होते हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट डिफाइन पावर्स क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, मैनेजमेंट के लिए क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए क्या है, ये सब मेंशन किया। बट साथ ही साथ ये भी मेंशन किया होता है कि बिजनेस कैसे कैरिड आउट होगा, बिजनेस कैसे चलाना है। ओके, इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड ऑल्सो बिटवीन द मेंबर्स। सब लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। सो ये हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझा? इसमें क्या है समझने जैसा, सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड बाय लॉ राइट्स एंड ड्यूटीज पावर्स रूल्स रेगुलेशंस आर मेंशन्ड फॉर whom, for board of directors and management, and why they are being mentioned, for internal management of company and for the how company needs to be carried out, उसके लिए ये सारा कुछ मेंशन है। क्लियर? सो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या दिया है, ऑब्वियसली डेफिनेशन में भी यही दिया है, पर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 5, क्या अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, article means article of association of a company as originally framed or altered time to time in pursuance of any previous law or the act। जो भी previous law है तो या एक्ट के थ्रू पास हुई है कंपनी, सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर टाइम बीत जाए तो वो अल्टर भी किया जा सकता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013।
रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए? इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए, ऑलरेडी हमने देख लिया। एज एवरी कंपनी में बी मैनेज्ड डिफरेंटली, जरूरी नहीं है हर एक कंपनी सेम तरीके से वर्किंग हो, सेम तरह का एटमॉस्फेयर हो, सेम तरह का कल्चर हो, जरूरी नहीं होता है। हर एक कंपनी का अलग अलग वर्किंग प्रोसेस होता है, हर एक कंपनी का अलग अलग एनवायरमेंट होता है, कल्चर होता है। क्लियर? जो भी पावर है जो एमओए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके, जो अपने एमओए में दिए हुए। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यूजुअली इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस regarding powers, rights and duties of governing body, issue of shares, calls on shares, forfeitures of shares, shares procedure, transfer, transmission, ये सब एंड डिबेंचर्स। सो बेसिकली आप जो भी देखते हैं रूल्स रेगुलेशंस, क्या ये किसके रिलेटेड है? शेयर्स का मतलब क्या है, कॉल ऑन शेयर्स का मतलब, फॉरफीचर्स, डिबेंचर्स। सी आपको ये सारी टर्म्स नई नई दिख रही होंगी, ऑब्वियसली ये आपके लिए नई टर्म है, बट नो नीड टू वरी, बस आप अभी ये टर्म ध्यान में रखें, आगे जाके आप ये इन डेप्थ पढ़ने ही वाले हो। 12th क्लास में आपको फर्स्ट टॉपिक ही शेयर्स का रहेगा, आप सब कुछ इन डेप्थ पढ़ोगे। सो डोंट वरी कि मैम ये इतना हार्ड क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं। सो थोड़ा सा कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देख लेते हैं। अ कंपनी में अडॉप्ट अ मॉडल ऑफ आर्टिकल। सो क्या क्या दिया है कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट कंटेंट विच इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, shares in their values and their divisions into different types of shares। अभी shares basically आप बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। शेयर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये दो टाइप्स के शेयर होते हैं। एंड देयर वैल्यूज एंड देयर डिविजन्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। सो बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज होते हैं, जैसे कि फेस वैल्यू, ये एक नॉमिनल, जैसे आप शेयर्स देखोगे तो उसकी एक नॉमिनल वैल्यू होती है, राइट फ्रॉम ₹10 टू ₹100, उनके बीच में एक नॉमिनल वैल्यू एक कंपनी डिसाइड करती है। सो उसके बारे में मेंशन किया होता है, फेस वैल्यू के बारे में मेंशन किया होता है। वो एक 10 to 100 जो एक नॉमिनल वैल्यू होती है उसे हम फेस वैल्यू ऑफ अ कंपनी के शेयर्स की बोलते हैं। उसके बाद मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब क्या कि एक शेयर का जो मार्केट में वैल्यू है उसे हम कहेंगे मार्केट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में भी मेंशन किया होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या कि क्या वो शेयर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ये सारी चीजों के बारे में मेंशन किया होता है एओए में, कि आपके शेयर्स मार्केट में कैसे रहेंगे, क्या फेस वैल्यू रहेंगी, कौन से शेयर्स आप इश्यू करने वाले हो, प्रेफरेंस रहेंगे, इक्विटी रहेंगे, उसकी वैल्यू क्या क्या रहेगी, ये थोड़ा सा हम आपको देखने मिल सकता है फर्स्ट इसमें शेयर्स एंड देयर वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट है राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स एंड प्रोसीजर फॉर वेरिएशंस ऑफ देयर राइट। सो बेसिकली शेयर होल्डर्स के राइट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द शेयर होल्डर, कि या वो इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनके राइट्स चेंज होते जाते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को एक वोटिंग राइट भी मिलता है, वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। सो बेसिकली और उनके राइट्स वेरिएट होते जाते हैं जैसे कि वो चेंज होते हैं। ठीक है, राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स एंड प्रोसीजर फॉर वेरिएशंस ऑफ देयर राइट्स। नेक्स्ट, प्रोसीजर रिलेटिंग टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेकिंग कॉल्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेकिंग कॉल्स ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स। मतलब जब आप इन्वेस्ट करते हो, एक कंपनी जब भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करती है तो सबसे पहले कंपनी किसके साथ आती है, आपके पास आती है कि यार प्लीज हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर लीजिए, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। सो आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, क्लियर। सो उस प्रोस्पेक्टस में सब डिटेल्स होता है कंपनी के बारे में। उसके बाद आईपीओ निकलता है, उसके बाद आपको शेयर्स अलॉट होते हैं। सी प्रोस्पेक्टस, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं थर्ड टॉपिक में मेरे मुंह से सुना ही होगा, प्रमोटर। प्रमोटर इस पार्ट में आपने मेरे मुंह से प्रोस्पेक्टस ये वर्ड सुना होगा कि हाँ, प्लीज थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। प्रोस्पेक्टस तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, उसके बाद कॉल ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स। सो कॉल ऑफ शेयर्स मतलब क्या कि यार आपको शेयर्स मिले हैं बट जो आपने शेयर्स की अमाउंट पे की है वो कुछ हद तक अनपेड है। सो बेसिकली उसके लिए कॉल ऑफ शेयर्स कहा जाता है कि यार शेयर होल्डर भैया आप जो पार्ट ऑफ पेमेंट है उतना प्लीज पे कर दीजिए, या अनपेड वैल्यू है प्लीज उतना पे कर दीजिए। ओके, दैट इज बी नोन एज कॉल ऑफ शेयर्स। एंड नेक्स्ट है फॉरफीचर्स। फॉरफीचर्स मतलब क्या, आपको रिमाइंडर आया है कि आपको प्लीज पैसे पे करना है, फर्स्ट रिमाइंडर आ गया,
आपने इग्नोर कर दिया। सेकेंड रिमाइंडर फिर से आएगा, प्लीज सर प्लीज पैसे पे कीजिए आपके रिमेनिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स के, ठीक है, वो भी आपने किया। थर्ड फिर से आया है रिमाइंडर कि प्लीज आप पैसे पे कीजिए, आपने वो भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, उन्हीं आपके शेयर्स, उनके पास इतना राइट होता है कि वो आपके शेयर्स बेच देगी, आप उनके शेयर होल्डर नहीं रहोगे। दैट इज नोन एज फॉरफीचर्स। आप अभी के लिए बस इतना ही ध्यान में रखिए, इन डेप्थ हम नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट हुआ फॉरफीचर्स। नेक्स्ट क्या है, रूल्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलो। कि अगर किसी को शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, किसी को शेयर ट्रांसमिशन करना है, सो उसके रिलेटेड भी प्रोसीजर जो है वो एओए में मेंशन होगी ना। ट्रांसफर मतलब क्या, कोई वॉलेंटरीली, फॉर एग्जांपल मेरे पास XYZ कंपनी के शेयर्स है, 100 शेयर्स है, तो मेरी क्या इच्छा है कि यार मैं मेरे भाई या मैं मेरे बहन को वॉलेंटरीली मेरे खुद की इच्छा से कई 100 में से सब मान लो 50 शेयर्स उनको एज अ गिफ्ट देती हूँ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। एंड वही ट्रांसमिशन मतलब क्या कि यार किसी की डेथ हो गई, फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन की डेथ हो गई है, सो उसके नाम पे जो भी शेयर्स है वो इसके नॉमिनी को ट्रांसमिशन किए जाएंगे। क्लियर, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन, नॉट वॉलेंट्री बट ऑपरेशन ऑफ लॉ रेदर देन अ वॉलेंट्री एक्ट। एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हम वो शेयर्स को ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए भी रूल्स मेंशन किए हुए हैं। ओके, लीड इंक्रीज अल्ट्रेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी में ये भी मेंशन किया है कि आपकी जो शेयर्स मार्केट में है वो और इंक्रीज करने हैं, अल्टर करने हैं या रिडक्शन करने हैं। जो भी आपके फ्लोटिंग शेयर्स है मार्केट में उनको क्या और बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना है, उसके लिए भी प्रोसीजर दी गई है। लीन ऑफ अ कंपनी ऑन शेयर्स अलॉटेड टू द मेंबर्स ऑफ अमाउंट अनपेड बाय दैम। सो कंपनी के पास उतना राइट होता है, अगर कोई बंदा या कोई शेयर होल्डर उनके पैसे नहीं भरता है तो वो शेयर्स को क्लेम कर सकते हैं, a legal right to claim that shares. Next क्या है, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, पावर्स, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स ऑफ कंपनी। उनको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होगी, उनकी ड्यूटीज क्या होगी। अब ये किसके लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, उनके लिए होता है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स मान लो इनटू स्टॉक। सो अभी वो स्टॉक कैसा होगा कि जितने अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड है या जितने पैसे के उनके पास शेयर्स है उतने पैसे का कन्वर्जन उनका होगा स्टॉक में। मान लो 10,000 के मेरे पास शेयर है, मान लो ₹10,000 के मेरे पास शेयर है, तो उनका कन्वर्जन 10,000 रुपीज ऑफ स्टॉक में होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू द बोर्ड committee and general meetings, voting rights of members, proxy, quorum, poll, adjournment of meeting. So for example क्या है, प्रोविजन कि यार इसके लिए भी प्रोविजन होती है। और मान लो कोई कमिटी या कोई जनरल मीटिंग हेल्ड करनी है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, कब कब कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसको इनवाइट करना है, क्या 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 डिस्कशन होगा, ये सारी चीजें मेंशन होगी। फिर एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ये भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। सो इसमें कौन कौन मेंबर्स आते हैं, सब मेंबर्स आते हैं, राइट फ्रॉम डायरेक्टर्स, आपके सीएस, आपके कंपनी सेक्रेटरी, आपके शेयर होल्डर्स, इवन जिसके पास एक शेयर होल्डर है दैट पर्सन इज इवन लाइबल टू कम फॉर अ एनुअल जनरल मीटिंग। उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगी, वो कब कब हेल्ड की जा सकती है, वो भी बताया जाता है। वोटिंग राइट्स फॉर मेंबर्स, आपके शेयर होल्डर से कौन से शेयर होल्डर्स के पास आपके कंपनी के वोटिंग राइट्स होंगे या कौन से शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं होगा, ये भी मेंशन किया जाता है। एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग, अगर बहुत से लोग, आपने मीटिंग हेल्ड की है XYZ डेट को और बहुत से लोग नहीं आए, तो आप मीटिंग को कैंसिल करोगे तो वो किस तरह से करोगे, उसके लिए भी सारी प्रोसीजर मेंशन की हुई है। सो ये सारी चीजें मेंशन की हुई है एओए में। क्लियर, नेक्स्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांसफर ऑफ मनी, रिजर्व, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ ईयरली ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कि यार कंपनी कैसे चल रही है, क्या कर रही है, कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, कैसा ऑपरेशन चल रहा है, लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा होगा, ये सारी चीजें का भी ऑडिट होता है। और ये ऑडिट्स कौन करते हैं, हमारे सीएस।
सो बेसिकली ये करते हैं। फिर यार अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, क्या इतना प्रॉफिट है कि हम हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकते हैं या नहीं, ये भी देखा जाता है। इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट को भी इशू करना होता है, कैसा इशू करना है, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की हुई चाहिए, सो ये भी उसमें मेंशन होता है। ऑडिट कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, कि यार इनकी भी कमिटीज होती है, इतने सारे सीए है उनकी एक कमिटी होती है। रेम्यूनरेशन कमिटी, फॉर एग्जांपल आपके कंपनी के जो टॉप हेड डायरेक्टर्स है उनको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, ये भी मेंशन होता है। सी बेसिकली अभी उनको ऐसा टाइमली नहीं मेंशन किया होता, एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन लिमिट मेंशन की हुई है, उस लिमिट के अंदर उनको उनका रेम्यूनरेशन मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ये भी मेंशन किया है कि यार आपकी लॉस मेकिंग कंपनी है, या आप सोच रहे हो कि यार मुझे मेरी कंपनी शट डाउन करनी है, आपने सोचा ताला लगा दिया कंपनी बंद, ऐसा तो नहीं होता है, बहुत बड़ी बड़ी लंबी प्रोसीजर होती है। जैसे कि स्टार्ट करने के लिए प्रोसीजर इतनी बड़ी होती है, वैसे ही बंद करने के लिए भी उतनी ही बड़ी प्रोसीजर होती है। सो प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज ऑल्सो मेंशन। आर्बिट्रेशन, आपका और कंपनी का झगड़ा हुआ है, आप बोलते कि यार मैं कंपनी को कोर्ट में लेके जाऊंगा, कंपनी बोलती भैया आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, टाइम होगा बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमने आर्बिट्रेटर हायर किए हैं, प्लीज हम उनके पास जाते हैं और वो हमारी जो भी केस है वो हमें सॉल्व कर देंगे। आर्बिट्रेटर द पर्सन हु रिजॉल्व्स द फाइट आउटसाइड द कोर्ट, या ग्रुप ऑफ पर्सन हु रिजॉल्व द फाइट आउट ऑफ द कोर्ट, दैट इज नोन एज arbitration. Next, indemnity, to compensate the damage or loss, a promise to one party to compensate another party for loss or damage. एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि अगर इसका कोई लॉस होता है तो मैं इसका सारी नुकसान भरपाई कर दूंगा, सो दैट इज नोन एज इंडेमनिटी। सो समझ में आ रहा है थोड़ा कि यार क्या क्या मेंशन किया होता है एओए में। क्लियर। तो प्लीज इसको फिर एक बार पढ़िए, फिर से एक बार वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्टरेशन इन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या दिया गया है, कि व्हाट आर द अल्टरेशन। सो बेसिकली कंपनी कैन अल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन फॉलोइंग वेज, जैसे कि बाय एडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज, कि यार पुरानी पॉलिसी हमें पसंद ही नहीं आ रही है, ये सारी चीजें अल्टर करनी पड़ेंगी, सो बेटर है कि यार हम पूरा वो पुराना जो भी है वो डिस्ट्रॉय कर दे और सारा नया कुछ बना ले और नए एओए की तरफ से हम सारी चीजों को अडॉप्ट कर ले। फर्स्ट अल्टरेशन। सेकंड अल्टरेशन बाय डिलीटेशन ऑफ आर्टिकल, इतनी बड़ी बुक है या इतनी बड़ी फाइल है, उसमें से हमें लगता है कि यार ये आर्टिकल अभी कुछ काम का नहीं रहा है, डिलीट कर दो डायरेक्टली वो आर्टिकल को। उसके बाद एडिशन और इंसर्टेशन ऑफ अ न्यू आर्टिकल, अभी लगता है कि यार ये हमें इंसर्ट करना चाहिए, पहले तो नहीं लगता था बट हमें ये क्लॉज या ये एओए में हमें ये वाली चीज मेंशन करनी चाहिए, ऐड कर दो वो वाली फाइल या वो वाला पेज। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन आर्टिकल, हमें लगता है कि यार मान लो आर्टिकल जो 150 है या आर्टिकल 230 है, सो हमें लगता है कि यार इसको सब्स्टिट्यूट बनाने की जरूरत है, तो वहां उस पेज पे लिख दो कि यार इस आर्टिकल को देखने के लिए प्लीज आप ये आर्टिकल 750 को रेफर कीजिए, आर्टिकल 20 को रेफर कीजिए, ऐसा हम उस पेज पे लिख सकते हैं। एन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल, ओके ठीक है। सो उसके बाद ये तो था अल्टरेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यार आप बोलोगे कि यार ये तो ठीक था, एओए तो ठीक था, उसके बाद अल्टरेशन भी देख लिया, अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? सो इट इज एन accepted fact that certain information which is internal to the company cannot be known by the outsiders. So basically क्या है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होती है जो कंपनी के लिए इंटरनल होती है, कंपनी बोलती है कि यार आप क्यों पढ़ना चाहते हो ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए है, हम ही थोड़ा सा ध्यान देते थे। इस डॉक्यूमेंट में वैसे भी क्या मेंशन किया है कि कंपनी का वर्किंग कैसे होगा, हमें कंपनी के कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने होंगे। आप जो भी एज एन इन्वेस्टर्स हो, वी आर वेरी थैंकफुल आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट प्लीज अगर आपको हमारे कंपनी के बारे में कुछ भी पढ़ना है तो आप लोगों के लिए
हमने एमओए तो बनाया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, उनमें उसमें हमने हमारे कंपनी की सारी डिटेल्स मेंशन किए, राइट फ्रॉम द नेम टिल द सब्सक्रिप्शन क्लॉज या कैपिटल क्लॉज, सब कुछ मेंशन किया है कि हम क्या काम करने वाले हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या रहेगा, हमारा कैपिटल क्लॉज क्या रहेगा, हमारा लाइबिलिटी क्लॉज क्या रहेगा, हमने सारी चीजें तो मेंशन कर दी है। आप प्लीज 1-on-1 पढ़ के देखिए। आप एओए क्यों पढ़ना चाहते हो, प्लीज ये हमारा इंटरनल ऑफ कंपनी है, ये हमारे कंपनी का इंटरनल मैटर है, ये हमारे लिए बनाया गया है। सो दैट इज दैट कि सर्टेन इंफॉर्मेशन विच इज ओनली फॉर द इंटरनल ऑफ कंपनी, जो हम बाहर के लोगों को नहीं बता सकते। ओके, hence they act in accordance to the information they get from the memorandum of association and article of association. in short क्या है, वो काम कैसे करेंगे जो एमओए में मेंशन किया है और जो एओए में मेंशन किया है, उसी हिसाब पे वो काम करने वाले हैं। ओके, बियॉन्ड दैट वो कुछ भी काम नहीं करेंगे। आपको डर लग सकता है कि यार मैंने तो इसमें कंपनी में इन्वेस्ट किया और ये तो कंपनी मुझे ये डॉक्यूमेंट पढ़ने ही नहीं दे रही है, यार कहीं वो मेरा पैसा लेके भाग ना जाए, या कहीं वो कोई मेरा पैसे का फ्रॉड ना कर ले, तो मेरे इतने सारे पैसे। ऐसा नहीं होता है भैया, जो मेंशन किया है उसी हिसाब से उन्हें काम करना पड़ता है, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकते हैं, एंड उतना ट्रस्ट हमें उस पर रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट्स दैट पर्सन एंटरिंग into the contract with the company need not inquire whether the company or its officers have properly followed the internal proceedings as stated in the articles. डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट में क्या दिया है, हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी भी ओके बोल रही है, इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रही है, तो हमारा ये राइट नहीं बन सकता है कि हम किसी भी उनके कंपनी को ऑफिसर्स या मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूछ ले कि क्या आप सही से काम कर रहे हो, नहीं आप कैसे काम कर रहे हो, हमें भी बताइए, हमें भी जानना है। ये हम नहीं पूछ सकते, ये काम उनका है, वो सही से मैनेज करेंगे, सही से फॉलो करेंगे। इट इज अज्यूम्ड दैट द कंपनी एक्ट एज पर द एमओए एंड एओए। अगेन जैसे कि हमने बोला कि यार ये अज्यूम्ड होता है कि वो काम जैसे उन्होंने मेंशन किया है उसी तरह से फॉलो करते ही है। ओके, doctrine of indoor management protects the interest of the outsiders when they act based on the memorandum of article of association of company as outsider not want to inquire into regularity of internal proceedings. So मतलब क्या है, doctrine of indoor management में वो बाहर के लोगों का इंटरेस्ट संभाल के रखती है कि यार उनको ये भरोसा दिलाती कि यार जो भी वो काम कर रही है वो उसी हिसाब से कर रही है जो उन्होंने एमओए में मेंशन किया है, जो उन्होंने एओए में मेंशन किया है, उतना वो ट्रस्ट बाहर के लोगों का भी रखती है और उसी तरह से फॉलो करती है। ओके बच्चों, समझ में आया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? ऐसा डॉक्ट्राइन होता है या ऐसा वो होता है बुकलेट कि यार वो चाहती है कि जो भी आउटसाइडर्स है वो कंपनी के इंटरनल वर्किंग में दखल अंदाजी ना करे। पीपल आर नॉट अलाउड टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो ये हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और इसी के साथ हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझा हो। अगर प्लीज नहीं समझ रहा है तो पहले आप एक बार आपकी टेक्स्ट बुक रीड कीजिए, फिर से मेरा वीडियो देखें, आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, और जो भी इसमें रिलेटेड टू शेयर्स है, नो नीड टू वरी, आपको ये सारी चीजें इन डेप्थ पढ़ने मिलने वाली। अभी जो मैंने जितना एक्सप्लेन किया है उतना आप लोगों के लिए काफी है। क्लियर? आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, टिल देन विल स्टॉप हियर टुडे, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे द प्रोस्पेक्टस कि क्या है प्रोस्पेक्टस, उसका मीनिंग क्या है। क्लियर? टिल देन विल स्टॉप हियर, टेक केयर गाइस, सी यू, बाय बाय।